Good morning everyone. In this video we are going to cover economic survey which was presented on 31st of January 2023. Now what is economic survey and how is it different from budget? So actually budget is a forecast, that means आने वाले एक साल में हम as a country क्या क्या करने वाले हैं. Economic survey is talking about past, that means last के एक साल में हमने क्या किया है. So ये कंट्री का एक इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है कि लास्ट के एक साल में हमने क्या क्या किया है. और इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रेजेंट किया जाता है बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट. और ये प्रिपेयर कौन करता है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है अंडर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. और यूजुअली इसको बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इकोनॉमिक सर्वे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया है 2022-23 का, इसके हिसाब से इंडिया का जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो कंप्लीट हो गया. रिकवरी क्यों? सी बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस लगी थी, लॉकडाउन लगा था, उसके बाद इकोनॉमी का प्रोग्रेस है वो स्लो हो गया था. तो अब वो रिकवर हो चुका है, दैट मीन्स रिकवरी इज कंप्लीट. सो रिकवरी है वो अब कंप्लीट हो चुकी है. इसके अलावा जो इकोनॉमी का ग्रोथ है, ग्रोथ प्रोजेक्शन है अपकमिंग ईयर्स के लिए, वो क्या है? सो 2023-24 दैट मीन्स आने वाले एक साल में हमारा ग्रोथ का एस्टिमेटेड, आने वाले एक साल में ग्रोथ का एस्टिमेशन क्या है? ये है 6% to 6.8%. ओके, इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कौन करता है? इट इज बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री. To be specific, this is presented by Department of Economic Affairs, that is DEA, under the guidance of Chief Economic Advisor. First economic survey है that was presented in 1950-51. उसके बाद till 1964 यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वो एक साथ प्रेजेंट किए जाते थे. और 1964 के बाद ये डी लिंक कर दिया गया है, दैट मीन्स दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट किए जाते, दोनों के बीच गैप होता है. अभी का जो करंट ट्रेंड है वो क्या है कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है और 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है. नाउ इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो 23-24 का साल है उसका ग्रोथ क्या होने वाला है? 6 से 6.8%, दैट इज 6 to 6.8% का ग्रोथ होने वाला है. सो ये कुछ पास्ट ईयर्स का ग्रोथ एस्टिमेशन है और ग्रोथ डेटा है. 2019-20 में 3.7%, 2020-21 में -6.6. माइनस क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक. सो कोविड पेंडेमिक की वजह से ग्रोथ है वो रुक गया था. अभी जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया है उसमें ये बताया गया है कि रिकवरी है वो अब कंप्लीट हो चुकी है. इसके अलावा IMF के डेटा की बात करें तो रिसेंटली IMF ने भी अपना ग्रोथ प्रोजेक्शंस बताया है कि इंडिया का जो GDP है वो किस रेट से ग्रो करने वाला है और ग्लोबल GDP है वो किस रेट से ग्रो करने वाला है. सो इंडियन GDP इज रफली एट 6.1% एज पर IMF. ग्लोबल GDP है दैट इज रफली 2.9%. नाउ अगर इकोनॉमिक सर्वे और बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो टॉपिक्स बताए गए हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग है फिस्कल डेफिसिट, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, देन ग्रोथ इन सर्विसेज, ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, देन फॉरेन रिजर्व, एंड दिस इज GDP ग्रोथ रेट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर वाला जो कंपोनेंट है दैट इज प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी. और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स. इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इसको सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं. यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स. सर्विसेज सेक्टर को टर्सरी सेक्टर बोलते हैं और इसमें जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स. ओके, नाउ फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट, सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक टर्म होता है डेफिसिट, एक टर्म होता है सरप्लस. सरप्लस मीन्स आपके पास एक्सेस में है, एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है.
सो अगर एक बिल्कुल क्रूड एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपका इनकम कम है एज कंपेयर टू योर एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स इनकम है आपकी से 100 रुपये, एक्सपेंडिचर है आपका 105 रुपये, ये है 100, ये है 105, सो आपको 5 रुपये का घाटा है इस केस में। सरप्लस का मतलब है कि आपका इनकम है ज़्यादा और आपके एक्सपेंसेस है कम, दैट मीन्स आपके पास कुछ सरप्लस अमाउंट बचता है। तो उस केस में हमारे पास इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जैसे इनकम है 105 और एक्सपेंडिचर है 100, तो यहाँ पर सरप्लस बच जाएगा 5 रुपये का। नाउ सिमिलरली लाइक ए फैमिली, जो देश का बजट है उसमें भी यही कंपोनेंट्स होंगे कि देश के पास कमाई कितनी की है और देश ने खर्चा कितने का किया। सो इनकम साइड जो होती है कंट्री की, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू रिसीट्स। और ये जो रिसीट्स हैं ये 2 तरीके की हो सकती हैं, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का मतलब है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनका नेचर है वो यूजुअली वन टाइम है। रेवेन्यू रिसीट्स हैं यूजुअली वो रिकरिंग होती हैं, रिकरिंग मीन्स बार बार होती हैं। सो कैपिटल रिसीट का मतलब है कि या तो आपके एसेट्स कम होंगे, एसेट्स कम हो जाएंगे, या फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एनी एग्जाम्पल? एसेट्स कम होने का एक सिंपल एग्जाम्पल क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। जब सरकार किसी पर्टिकुलर सरकारी कंपनी में अपना हिस्सा बेचती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और वो हिस्सा बेचने से जो कमाई हुई वो क्या होगा? कमाई है तो रिसीट होगा। किस टाइप का रिसीट होगा? कैपिटल रिसीट होगा, क्योंकि आपने वो हिस्सा एक बार बेच दिया तो उससे बार बार कमाई नहीं होगी। दूसरी बात, वो जो हिस्सा बेचा है उससे अब सरकार का एसेट है वो कम हो गया है। दूसरा एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लोन का। जब सरकार किसी से लोन लेती है तो सरकार का लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, वो भी एक कैपिटल रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट में जो कमाई होती है सरकार को वो रिकरिंग होती है, दैट मीन्स बार बार होती है। इसका एक एग्जाम्पल जैसे टैक्स रेवेन्यू, सरकार को रेगुलरली टैक्स मिलता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में भी अगेन बाइफर्केशन हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी। ओके, सो अगर मैं इनकम साइड की बात करूं तो रिसीट्स में 2 रिसीट्स हो गई, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। सिमिलरली अगर मैं एक्सपेंडिचर साइड की बात करूं, दैट मीन्स गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है, तो उसमें भी 2 सब कंपोनेंट हो जाएंगे। एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको जनरली कैपेक्स की फॉर्म में लिखते हैं, कैपेक्स। दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो यूजुअली रिकरिंग होता है। रिकरिंग मीन्स क्या था? रिपीटेटिव। सो फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है तो उसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा दिया गया है उससे क्या होगा? एसेट क्रिएशन होगा, और वो बिल्डिंग है वो एक बार बनानी है, तो वो जो एक्सपेंस होगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में या तो एसेट्स इंक्रीज होंगे, जैसा कि हमने कैपिटल रिसीट्स की बात की थी, उसका जस्ट अपोजिट सिनारियो। सो एसेट्स इंक्रीज होंगे या फिर लायबिलिटी क्या होगा? कम होगा। ओके, तो स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए जो एक्सपेंस होगा वो कैपेक्स हो जाएगा, लेकिन स्कूल को मेंटेन करने के लिए, स्कूल को चलाने के लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, और उस स्टाफ को रेगुलर लेवल पर सैलरी दी जाती है, दैट इज़ मंथली सैलरी दी जाती है। वो सब किसका पार्ट हो जाएगा? वो सब हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक टर्म है रेवेन्यू डेफिसिट। इट मीन्स रेवेन्यू रिसीट है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इन दोनों के बीच में गैप है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ज़्यादा एज कंपेयर टू रेवेन्यू रिसीट, सो ये क्या हो गया? रेवेन्यू डेफिसिट। इसी तरीके से एक और टर्म है फिस्कल डेफिसिट मीन्स टोटल गवर्नमेंट की तरफ से कितना एक्सपेंडिचर हुआ माइनस टोटल कितना कमाई हुआ। कमाई को किस सेंस में लिखते हैं? रिसीट्स के सेंस में। अब टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो अगेन
थोड़ी देर पहले हमने दो कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, कौन कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स की अगर हम बात करें तो टोटल रिसीट कौन कौन सी हो जाएंगी? कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ये है फिस्कल डेफिसिट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू सर्वे डेटा। सो सर्वे के डेटा के हिसाब से लास्ट के 4 साल का यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट बताया गया है। सो 2019-20 में फिस्कल डेफिसिट था 4.7%, देन 2020-21 में ये इंक्रीज हो गया 9.2। क्यों हुआ? क्योंकि उस साल कोविड की वजह से लॉकडाउन था और गवर्नमेंट ने सब्सिडीज पर बहुत सारा खर्चा किया, जबकि उसकी कमाई है वो कम हो गई थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सो उसकी वजह से डेफिसिट है वो इंक्रीज हो गया। देन 2021-22 का जो प्रोविजनल एक्चुअल है वो है 6.7% एंड नेक्स्ट का है 6.4%। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि अब इसको वापस से नीचे लेके आया जाए। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर का एक कोट है कि मीन्स उनका एक स्टेटमेंट है कि 2025-26 तक जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 4.5% करने का टारगेट है। ओके, फिस्कल डेफिसिट की बात हो गई। सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे है इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। सो महंगाई को दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक है CPI दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि कंज्यूमर को कितना महंगा पड़ेगा कोई भी सामान। एक है WPI दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो जो ग्रीन लाइन है वो CPI की है और जो ब्लू लाइन है वो WPI की है। सो एस्टिमेशन के हिसाब से जो इन्फ्लेशन होने वाली है दैट इज 6.8%। CPI की बात कर रहा हूं। WPI इज गोइंग टू बी रफली 11.5। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सरकार ने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया हुआ है और इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन को एक पर्टिकुलर रेंज में रखना। ये रेंज क्या है? 4 ± 2%, दैट इज 2 से लेकर 6% के बीच। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा GDP ग्रोथ, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो होने वाला है 6% से 6.8%। सो लास्ट कुछ साल के डेटा की बात करें तो 3.7, देन -6.6, माइनस अगेन बिकॉज ऑफ कोविड, दैट मीन्स इकोनॉमी श्रैंक, देन 8.7, देन 7 एंड देन 6.0 to 6.8%। ओके, नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा की बात करते हैं। सो एज यू कैन सी इन्फ्लेशन 6.8% and 11.5. 6.8 is CPI combined. CPI is Consumer Price Index. So CPI है वो मल्टीपल वेज में रिलीज की जाती है। वन इज CPI अर्बन, वन इज CPI रूरल, वन इज CPI combined, then CPI एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। ये 3 CPI है, दे आर रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो that is under labor ministry, that is Ministry of Labor and Employment। ये 3 रिलीज की जाती हैं by NSO, National Statistics Office, and that is under Ministry of Statistics and Program Implementation। Okay, now अगर ओवरऑल गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपेक्स, सो लास्ट के कुछ सालों में ये काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट पहले ये था 1.7% ऑफ जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अब ये कितना है? 2.5% ऑफ जीडीपी।
दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग. सो गुड थिंग अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो उससे एसेट क्रिएशन होगा और उससे जीडीपी ग्रोथ का जो चांस है वो इंक्रीज होगा. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को भी इंसेंटिवाइज किया है, एनकरेज किया है ताकि वो ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करें. तो इसके लिए दो स्टेट्स के लिए दो पर्टिकुलर इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की गई है, इंटरेस्ट फ्री लोन. एंड सेकंड क्या है, सेकंड है बोरोइंग लिमिट्स हैं, उनको बोरोइंग लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया गया है. स्टेट्स की बोरोइंग लिमिट्स दैट मीन्स वो कितना बोरो कर सकते हैं इसको इंक्रीज कर दिया गया है. इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जैसे कि जो एनपीए है, एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. सो बैंक्स एनपीए की अगर बात करें तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का जो एनपीए है वो अब काफ़ी कम हो गया है. इनफैक्ट लास्ट के 7 साल में ये पहली बार इतना कम हुआ है एंड ये है 5.0%. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं? जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में है, वो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. सो एनपीए कम हो गया है. एनपीए का सिंपलेस्ट मतलब क्या है? सी फॉर ए बैंक पब्लिक डिपॉजिट वो है बैंक के लिए एक लायबिलिटी. क्यों? क्योंकि इस पैसे पर बैंक को इंटरेस्ट देना है. ऑन द अदर हैंड जो लोन्स बैंक देने वाला है ये उसके लिए एक एसेट है. एसेट क्यों? क्योंकि इस लोन पर ही बैंक को ब्याज मिलेगा और वही उसकी कमाई का मेन सोर्स होने वाला है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैंक ने किसी को लोन दिया और वो टाइम से वापस नहीं आया, दैट मीन्स वो अमाउंट है वो टाइम से वापस नहीं आया या फिर इंटरेस्ट टाइम से वापस नहीं आया. सो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद इसको बोल दिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए. सिंपलेस्ट सेंस की बात करूँ तो सो बैंक्स का एनपीए इंक्रीज होना मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो टाइम से पैसे नहीं दे रहे थे. अब धीरे धीरे एनपीए कम हो रहे हैं, दैट मीन्स अब बैंक्स का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कम हो रहा है. सो दिस इज ए गुड थिंग. नाउ कमिंग बैक टू मेजर फोकस ऑफ सर्वे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में और एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज हुआ है एंड एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज हुआ है. सो सोशल सेक्टर की अगर बात करें तो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं. फर्स्ट है हेल्थ, सेकंड है एजुकेशन, क्योंकि इन दोनों के कारण ही ह्यूमन कैपिटल है वो इंक्रीज होगी. सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग की अगर बात करें तो फिस्कल ईयर 2016 में ये था 9.1 लाख करोड़ और फिस्कल ईयर 23 में ये इंक्रीज हो गया है 21.3 लाख करोड़. ओके, नाउ कमिंग बैक टू एजुकेशन सेक्टर. एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो एजुकेशन के लिए जो बजट का अलोकेशन है वो माइनर सा चेंज हुआ है. दैट मीन्स प्रीवियस डेटा है 2.8% ऑफ जीडीपी, नाउ इट इज 2.9% ऑफ जीडीपी. सो लास्ट के 5 से 7 साल के दौरान सिर्फ ये माइनर चेंज हुआ है बजटरी एलोकेशंस में. इसके अलावा 2020 में सरकार ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लॉन्च की थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020. हेल्थ केयर की अगर बात करें सो गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर में अच्छा खासा एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है. इनफैक्ट पहले था ये 1.6% जो कि अब कर दिया गया है 2.1%. नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017. उन्होंने रिकमेंड किया था कि 2025 तक जो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर है दैट शुड बी 2.5% ऑफ जीडीपी. इवन फाइनेंस कमीशन ने भी यही रिकमेंडेशन दिया था. सो 15th फाइनेंस कमीशन ने भी यही रिकमेंडेशन दिया था कि 2025 तक गवर्नमेंट का जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है वो 2.5% ऑफ जीडीपी तक पहुंच जाना चाहिए. इसके अलावा अगर पॉवर्टी एलिवेशन की बात करें, पॉवर्टी एलिवेशन दैट मीन्स गरीबी में कमी आई है या नहीं आई है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी पॉवर्टी का एक टारगेट है कि हमें पॉवर्टी को कम करना है. इसके अलावा ये भी हाईलाइट किया गया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उस इंडेक्स के हिसाब से
2005 से 6 से लेकर 2019-20 तक अपने देश में 41 करोड़ पीपल हैं, उनको गरीबी से बाहर निकाला गया है। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेबर फोर्स एक टर्म होता है, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कौन कौन शामिल हैं? दोज हु आर एम्प्लॉयड, दैट मीन्स जिनको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का काम मिला हुआ। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर का काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको पैसे नहीं मिले तो वो एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सो एम्प्लॉयड का मतलब है आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड हो। दूसरा लेबर फोर्स का कंपोनेंट वो हिस्सा है दोज हु आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर ए जॉब, दैट मीन्स आप काम ढूंढ रहे हो। सो ये है लेबर फोर्स। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सो सपोज ये है ए, ये है बी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगा? बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2018-19 के कंपैरिजन में 2020-21 में कम हुई है। 2018-19 में ये थी 5.8%, जो 20-21 में हुई 4.2%। रूरल एरियाज में फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है दैट हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। यहाँ पर था ये 19.7%, दैट मीन्स 18-19 में 19.7% और 20-21 में ये था 27.7%। इसके अलावा सर्वे बात करता है क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में, दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में इंडिया ने क्या प्रोग्रेस दिखाई है। सो सर्वे ने एक चैप्टर प्रेजेंट किया है, चैप्टर का नाम है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट। सो इंडिया का नेट जीरो टारगेट क्या है? नेट जीरो टारगेट है 2070, दैट इज बाई 2070 हम कार्बन एमिशन के मामले में नेट जीरो हो जाएंगे। दैट इज जितना हम एमिट करेंगे उतना ही वापस कैप्चर कर लेंगे। सिंपलेस्ट सेंस में ये इसका मतलब है। इसके अलावा भी हमारे कुछ गोल्स हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है कि जो एमिशन इंटेंसिटी है, एमिशन इंटेंसिटी वो हमें 2005 के लेवल के हिसाब से 45% तक कम करनी है बाय 2030। एमिशन इंटेंसिटी का मतलब है कितना एमिशन कर रहे हैं। सो अगर हम 2005 में 100 यूनिट एमिट कर रहे हैं तो अब 2030 तक हमें 45% कम करना है। ये है फर्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक पावर है वो नॉन फ्यूसल फ्यूल से जनरेट करने के लिए हमें ज़्यादा फोकस देना है। सो इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करूं, इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नॉन फॉसल फ्यूल, नॉन फॉसल फ्यूल से जनरेट करने के लिए हमारा टारगेट है 50% तक। दैट मीन्स 50% ऑफ आवर एनर्जी नीड्स विल बी फुलफिल्ड और इलेक्ट्रिसिटी नीड्स विल बी फुलफिल्ड थ्रू नॉन फॉसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज। कब तक करना है ये टारगेट? ये भी 2030 तक। इसके अलावा नॉन फॉसल फ्यूल से एनर्जी जनरेट करने का मतलब है कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्लीन एनर्जी मीन्स जिसका एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इसके साथ साथ एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया था, लाइफ, जो कि UNFCCC की जो समिट थी ग्लासगो में उसके दौरान लॉन्च किया गया था। ओके, एंड इस कैंपेन का फुल फॉर्म क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ रिसेंटली क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में और क्लाइमेट फाइनेंस के कंटेक्स्ट में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था। RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इश्यू किया है और ये 2 ट्रांचेस में इश्यू किया गया है ऑफ 4,000 crores. Now, first thing first, bond means suppose I need money. So मैं पैसे आपसे लेने के लिए मैं आपसे पैसे लेने के लिए आया, आपने कहा कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इस पर आपको पैसे मिलेंगे। तो बॉन्ड का मतलब है एक सिंपलेस्ट सेंस में एक पेपर जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। सो अगर मेरे को पैसे लेने हैं तो मैं वो टर्म्स एंड कंडीशन पेपर पे लिख दी, फिर आप बताओगे कि इतना इंटरेस्ट रेट होगा, कब पैसे वापस करने, वो सब बॉन्ड सिंपलेस्ट सेंस में।
ग्रीन बॉन्ड का मतलब है आपने किसी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए हैं, किसी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए हैं। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड मीन्स ये जो बॉन्ड इशू किया है ये किसी सोवरेन अथॉरिटी ने इशू किया है, दैट मीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। सिमिलरली एक टर्म और है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो वहाँ पे गोल्ड बॉन्ड इशू किए जाते हैं। गोल्ड बॉन्ड मीन्स अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सर्वे ने हाईलाइट की है कि नाउ क्योंकि इंडिया क्लाइमेट से रिलेटेड सीरियस इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो जो इन्वेस्टमेंट जोन है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है, वो भी इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स्ट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मानती है। इनफैक्ट सर्वे ने हाईलाइट किया है कि लास्ट के 7 ईयर्स में रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें सो 78.1 बिलियन का इन्वेस्ट आया है। इसके साथ साथ एनर्जी के कंटेक्स्ट में इंडिया का प्लान है कि बाय 2047 इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए, एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सोलर कैपेसिटी की अगर बात करें, सोलर पावर की बात करें तो 2022 अक्टूबर 2022 तक इंडिया का जो सोलर कैपेसिटी है वो है 61.6 गीगावाट। ओके, सो ये है क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव्स से इंपॉर्टेंट बात। नाउ कमिंग बैक टू एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ है वो मोर और लेस 3 to 5% की रेंज में है। जैसे 2019-20 में ये थी 5.5, इवन ड्यूरिंग पेंडेमिक है वो भी 3% ग्रोथ थी। सो नेक्स्ट ईयर थी 3.3, देन 3%, देन 3.5%। सो अगर एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, so annual growth rate in last 6 years this was 4.6% in the context of agriculture sector। इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट्स हैं, एग्री एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें 2021-22 में इंडिया का जो एग्री एक्सपोर्ट था दैट वाज रफली $50.2 बिलियन। दो इंपॉर्टेंट डेटा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लास्ट के 6 साल में ग्रोथ था, एवरेज ग्रोथ था 4.6%, और लास्ट ईयर में इंडिया ने जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया है दैट हैज़ क्रॉस्ड 50 बिलियन मार्क। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो गया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। सो कितना हुआ है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? 2020-21 के डेटा की बात करें तो दैट वाज 9.3%। ओके, कपल ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लास्ट के 6 साल में ग्रोथ कितना है? 4.6%। 6 ईयर्स का जो एवरेज ग्रोथ है 50.2 बिलियन का लास्ट ईयर हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लास्ट ईयर था 9.3%। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें, फूड ग्रेन्स, सो 2021-22 में ये था 315.7 मिलियन टन। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। नाउ बात करते हैं, ये था एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट है इंडस्ट्री सेक्टर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? जीडीपी में रफली कंट्रीब्यूशन है 31% इन जीडीपी। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें सो ये लगभग 12 करोड़ लोगों के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करता है। सो ये है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात, ये है एम्प्लॉयमेंट की बात। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इंडस्ट्री सेक्टर का जीवीए में जो कंट्रीब्यूशन, जीवीए क्या है? ग्रोस वैल्यू एडेड।
सो जीवीए में अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन है 3.7% साल के फर्स्ट हाफ में, जो कि एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। एवरेज क्या है? 2.8%। सो जीवीए में कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हुआ है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है रफली 31%, एम्प्लॉयमेंट है रफली 12.1 करोड़। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स चलाई हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। सो स्टार्टअप की अगर बात करें, स्टार्टअप से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट डेटा है। स्टार्टअप किस मिनिस्ट्री का स्कीम है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और डेटा के हिसाब से 2016 में हमारे पास टोटल 452 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड थी। दैट मीन्स कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू रजिस्टर्ड थी। और 2022 में ये डेटा हो गया है 84,012। सो देख सकते हो आप कितना सिग्निफिकेंट जंप हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप। इसके अलावा इंडस्ट्री सेक्टर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने एक पीएलआई स्कीम लॉन्च की है। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है और ये 14 सेक्टर्स के लिए अभी लॉन्च की गई है। और इसके थ्रू लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपेक्स होगा रफली 4 लाख करोड़ इन अपकमिंग 5 years, सो दैट इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है वो अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर की। सर्विसेज सेक्टर की बात करें सो 2022 में सर्विस सेक्टर का ग्रोथ एंड 2023 में एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वो है 9.1%। लास्ट ईयर था 8.4%। इसके अलावा सर्विसेज के मामले में इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आ चुका है इन टर्म्स ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट्स। और ग्लोबल और वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें, तो इंडिया का जो शेयर है दैट इज 4%। सो ये है डेटा 2021 का और 2015 में था 3%। सो विद इन 5-6 years दिस हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। एक्सटर्नल सेक्टर की अगर बात करें, एक्सटर्नल सेक्टर और ट्रेड की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडिया ने 2 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं। एक है CEPA दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये किसके साथ साइन किया है? UAE। सेकेंड साइन किया गया है ECTE दैट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया गया है। इसके साथ साथ इंडिया रेमिटांसेस के मामले में टॉप पोजीशन पर है। रेमिटांस का मतलब है जो लोग इंडिया के हैं और बाहर किसी देश में काम कर रहे हैं और जब वो घर पे पैसे दैट मीन्स वापस इंडिया में पैसे भेजते हैं उसको रेमिटांस बोलते हैं। सो रेमिटांसेस के मामले में इंडिया टॉप पोजीशन पर है और इंडिया को 100 बिलियंस का रेमिटांस मिला है 2022 में। जो फॉरेक्स रिजर्व है जो कि RBI मैनेज करता है, फॉरेक्स रिजर्व है वो है रफली $563 बिलियन का, जो कि सफिशिएंट है 9.3 मंथ्स के इंपोर्ट्स के लिए। सो फॉरेक्स रिजर्व के मामले में इंडिया अब 6th पोजीशन पर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया का था $36.4 बिलियन, जो कि रफली है 4.4% ऑफ GDP। ये डाटा एक्चुअली किसी स्पेसिफिक क्वार्टर का है, दैट इज क्वार्टर 2 ऑफ फिस्कल ईयर 23। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? सिंपलेस्ट सेंस में ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। इस केस में
ट्रेड डेफिसिट होगा। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू इम्पोर्ट्स, देन इट विल बी ट्रेड सरप्लस। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। फर्स्ट पार्ट में इतना ही। थैंक यू।